Dear students, welcome to my YouTube channel Chemistry with Sir Nadeem। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के थ्रू केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हैं और किसी भी लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके वो भी पूछ सकते हैं। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम पहले ऑर्गेनिक वाला हिस्सा पढ़ते हैं, फिर बाद में इनऑर्गेनिक को पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक को चैप्टर नंबर 7 से। तो पहला हमारा आज लेक्चर है चैप्टर नंबर 7 का, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे 200 साल पहले साइंसदानों ने कंपाउंड्स को दो तरह से क्लासिफाई किया। एक वो कंपाउंड्स जो पौधों और जानवरों से हासिल होते थे, और दूसरे तरह के वो कंपाउंड्स जो मिनरल्स से, मादनियात से हासिल होते थे। तो दो टाइप्स बनाई गई कंपाउंड्स की, उनके सोर्स के हिसाब से। जो प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होते थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया, और जो मिनरल्स से हासिल होते थे उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। साइंसदानों ने यह भी कंक्लूड किया कि प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होने वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इस कॉन्सेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। किसने? जैकब बर्जीलियस ने 1815 में। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम लैब में नहीं बना सकते, इनको सिर्फ पौधे और जानवर ही बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाने वाली फोर्स लैब में नहीं बन सकती। इसलिए इसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। स्टेटमेंट क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, they can only be prepared within or by living organisms under mysterious force called vital force। लेकिन कुछ ही सालों के बाद 1828 के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट कैसे? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मौजूद एटम्स के दरमियान फोर्स वो लैब में भी बन सकती है। ये बात सबसे पहले फ्राइडरिक वोहलर ने बताई। कैसे? फ्राइडरिक वोहलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सियानेट से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया प्रिपेयर कर दिया। तो ये फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, जो कि मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने सोर्स के हवाले से। और इसको फर्स्ट टाइम लैब में बना दिया। किसने? वोहलर ने। और इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में नहीं बनाया जा सकता, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स
लैब में अब तक बन चुके हैं। तो किस तरह से इक्वेशन क्या है इसकी, अमोनियम सियानेट NH4CnO ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मिनरल्स से हासिल होता है। इसको स्लाइटली हीट किया तो इसमें रीअरेंजमेंट हुई, एटम्स की प्लेसमेंट, उनकी पोजीशंस चेंज हुई, तो हमारे पास एटम्स की इस तरह की अरेंजमेंट आई NH2 ट्वाइस CO। तो ये हमारे पास फार्मूला है यूरिया का। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद आ जाता है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले जो डिफाइन किया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, वो ये था कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस थीं, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो फिर मॉडर्न तरीके से डिफ़ाइन किया गया। अब जो ज़रूरत है उस हवाले से डिफ़ाइन किया गया क्या कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स के साथ साथ उनसे फर्दर बनने वाले कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही कंसीडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पे CH4, मीथेन, इसमें सिर्फ 2 ही तरह के एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है ग्लूकोज C6H12O6, ये कार्बन भी है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। बेंजीन, इसी तरह से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेंजीन से बन सकता है, तो क्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव हुआ बेंजीन का। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स भी और उनसे फर्दर बनने वाले कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही स्टडी किया जाएगा, ये मॉडर्न डेफिनेशन हमें बताती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक के हवाले से, जो टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है। क्वेश्चंस क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स are not regarded as organic compounds. Why? जैसा कि हमने मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट में देखा, अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और उसी की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिर ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इनमें कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर नहीं होते। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर इसका ये बनेगा कि ड्यू टू सम कन्वेंशनल एंड हिस्टोरिकल रीजंस, कि ये एक कॉन्वेंशन है, रिवायत है और हिस्ट्री है कि इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर किया जाता रहा है और किया जाता है। सेकंड पॉइंट विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट,
The properties of these compounds are entirely different from those of organic compounds. बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ की एक लंबी लिस्ट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टीज़ वो खसूसियात कोई भी कंपाउंड शो करे तो वो ऑर्गेनिक होगा। अगर वो वाली प्रॉपर्टीज़ मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ वो शो ना करे तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। इसीलिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली प्रॉपर्टीज़ से बहुत डिफरेंट होती हैं। इसीलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माना गया। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन